मैं जल्दी साहब एक चीज इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं, कल वहां पे एक मामला उठ गया था जय शिवशंकर जी के सामने, जब उनसे एक पाकिस्तानी प्रेस वाले ने कश्मीर के मुतालिक पूछा। और देखिए, ये तो हमारा एक ऐसा इशू है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको इसका जवाब देते ही रहना होगा। कश्मीर पे मुझे ये लगा कि उनको एक उसका 1947 से उस बात को खींच के, उस बात को बीच में रख के कहने के बजाय वो एक नए नए तरह के वो बताने लगे 370 कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है। और जिस दिन उनका ये कहना था कि जिस दिन हम पीओके हमारे पास आ जाएगा सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो पीओके क्या ऐसे ही आ जाएगा, ये भी एक देखने वाली बात है। मैं इसलिए जलील साहब आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। अभी हाल में एक और चीज हुई थी, वो मैं लार्जर पिक्चर को आज हम लोग कर रहे हैं, हम कोई बहुत सेट एजेंडा के साथ नहीं बात कर रहे हैं। कश्मीर में जरूरी है कि जो कश्मीर के जो नेतृत्व है उसके पास वो कॉन्फिडेंस लोगों का हो। वहां पे शेख अब्दुल्ला की शायद 13 जुलाई या जो भी बर्थडे पड़ती थी, वो उनका हॉलीडे हुआ करता था, उसको पुरानी सरकार पुराने उसमें बंद कर दिया गया था। नहीं हॉलीडे नहीं, उसको रिस्टोर किया गया है। और 1931 में जब जमहूरियत की लड़ाई के लिए कश्मीर के आवाम ने वहां के उस समय के राजा हरि सिंह के अगेंस्ट जो एक आंदोलन किया था, जिसमें नेहरू जी, मतलब ये सारे लोग भारत के जितने टॉप लीडर्स थे वो उसमें जाते थे, उसमें शिरकत करते थे या उसको सपोर्ट करते थे। कई बार जाने नहीं दिया जाता था, रोक लगाई जाती थी, पर सारे दस्तावेज हैं जहां पे भारत की जो टॉप लीडरशिप थी वो इन सपोर्ट खड़ी रहती थी हमारे शेख अब्दुल्ला के साथ। अब उसमें वो कह रहे हैं नहीं 1931 के लोग तो राजा के अगेंस्ट थे और इनको आप कहते हैं। वो मेरा कहना यह है कि जब तक एक तरफ आप कह रहे हैं हम पीओके इशू को सॉल्व करना चाहते हैं, पीओके इशू को सॉल्व करना चाहते हैं, तो वहां की आवाम को भी आपको कॉन्फिडेंस में लेना होगा। आप केवल हिंदुस्तान के सहारे आप पीओके नहीं ले पाएंगे। ये सेंसिटिव इशू है। तो जलील साहब, मेरा पार्ट दो क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि जो ये जयशंकर साहब कह रहे हैं कि नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमें पता था। आज हमारा ट्रेड सरप्लस 40 बिलियन के पास है, और दर्शकों को बता दूं 1 बिलियन का मतलब करीब 8,500 करोड़ रुपया होता है, मोटे मोटे तौर पे बोल रहा हूं। तो मोटे तौर पे करीब हम 350 लाख करोड़ की बात करें, मतलब एक बड़ा ट्रेड सरप्लस हमारे साथ सामने है। उसको अगर वो और वो तय बात है कि जो अमेरिका जिस तरह से है वो ट्रेड सरप्लस उतना नहीं रहेगा, हमारे यहां भी फर्क पड़ेगा। तो इसको कैसे करें, अगर आप जितना समझ सकते हो वो बता दें। और दूसरा, कश्मीर के आवाम में अगर आप हरि सिंह के उसको चिट्ठी डिक्लेयर कर देंगे, शेख अब्दुल्ला को इग्नोर। शेख अब्दुल्ला मेरे हिसाब से कश्मीर के किसी भी इतिहास में शेख अब्दुल्ला का नाम नहीं हटाया जा सकता है, चाहे सारे दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, लेकिन शेख अब्दुल्ला का कंट्रीब्यूशन जो आज जम्मू कश्मीर है उसको बनाने में जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे महात्मा गांधी का नाम यहां से नहीं हटाया जा सकता है भारत से, शेख अब्दुल्ला को भी जम्मू कश्मीर की आवाम, ठीक है वक्ती तौर पे उनके लड़कों ने क्या किया, बच्चों ने क्या किया, लेकिन शेख अब्दुल्ला इन पर्सन के बारे में जो उन्होंने सहा और जो उन्होंने सफर किया और जिस तरह की उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए, उसको आप मिटा नहीं सकते हैं। मैं जलील साहब दोनों चीजों पे आपके एक छोटे छोटे जी। देखिए, आपका जो सवाल है उसके दो पहलू हैं। एक तो हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है विज़-विज़ जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा हिस्सा जो है वो हमारा चेंज्ड सिनेरियो में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का क्या हाल है। उसमें खाली भारत की बात नहीं है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक बदलाव आ रहा है और ज़बरदस्त बदलाव आने की आशंका है। मैं पहले जो सवाल आपने किए इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, ये 1931 की बात है। जो 13 जुलाई का आपने ज़िक्र किया, ये शेख अब्दुल्ला से रिलेटेड नहीं है। ये उस वक़्त यहाँ पे जो अ, जम्मू कश्मीर का मामला था, ये जो डोगरा ख़ानदान था, महाराजा हरि सिंह के जो बाप-दादा थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर जो खरीदा था 75 लाख नानकशाही सिक्कों के एवज़, और वो
भी उन्होंने किसी और मुस्लिम राजा से या पठान से या किसी से वो उन्होंने उधार लिया था। तो इस तरह जम्मू कश्मीर के सारे अवाम, सारी ज़मीनें, सारी पेड़, पौधे, भेड़, बकरियाँ सब उन्होंने खरीद ली इस तरह। तो उसके बाद जो यहाँ एक ज़बरदस्त ज़ुल्म-सितम का बाज़ार गर्म हुआ, को उसके बारे में बात नहीं हो रही है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके मंच पे मैं अपने भाई जो हमारे जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे हैं, उनको जम्मू कश्मीर के तनाज़ुर में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि जो नहीं मालूम है उनको, सब कुछ जो इस वक़्त दिखाया जा रहा है या देखा जा रहा है, वो मज़हब के प्रिज़्म से देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों ने बहुत सहा ज़ुल्म-सितम इन द सेंस यहाँ बेगार हुआ करता था एक, कि आपके घर से किसी न किसी को निकालना है और जो राशन है लद्दाख के लिए, वो पहुँचा देनी है, उसको बेगार कहते थे। बेगार यानी कि मज़दूरी विदाउट एनी कॉम्पेंसेशन और एनी पेमेंट। तो ऐसे में हर साल दसियों लोग मर जाते थे रास्ते में। उनका कोई जवाबदेही नहीं थी और ना उनको कोई पैसा मिलता था। रास्ते में ही जो लद्दाख की तरफ जाते थे, जो ये कुराकोरम रोड जिसको हम कहते हैं और उस वक़्त के हालात जो मौसमी हालात, आज हमारे मौसमी हालात देखिए कैसे हैं और आज से 100 150 साल पहले क्या हुआ होगा। तो वो एक तरह का ज़ुल्म-सितम था। दूसरा एक ये कहा जाता है कि एक महाराजा के मुतल्लिक कहा गया है कि उनकी जो आत्मा है मछली में चली गई। तो फिर यहाँ पे मछली पकड़ना तक बैन हो गया था और अगर किसी शख्स ने मछली पकड़ी उसका उसकी खाल उतार ली गई। तो इसके बाद ये जो ज़ुल्म-सितम था, एक अंग्रेज़ आया यहाँ जम्मू कश्मीर जब मुज़फ़्फ़राबाद के रास्ते जम्मू कश्मीर आया किया करते थे लोग। तो उसका जो एक ड्राइवर था पठान जिसका नाम अब्दुल कदीर खान था। वो यहाँ की एक बहुत ख़ानक़ाह मशहूर ख़ानक़ाह है जो कि मीर सैयद अली हमदानी के नाम से मौसूम है और मीर सैयद अली हमदानी वही हैं, जिन्होंने यहाँ मुस्लिम इस्लाम का प्रचार किया और उसने काफ़ी सारे यहाँ की जो मेजॉरिटी हिंदू आबादी थी, वो अपनी मर्ज़ी से इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो गई। तो उस ख़ानक़ाह में पहुँच के उन्होंने वहाँ पे तकरीर की और उन्होंने कहा कि ये जो महल है राजा का जो तुम पे इस तरह के ज़ुल्म-सितम और भेड़-बकरियों की तरह तुम पे राज करता है, इसकी महल की ईंट से ईंट बचा दो। ये जब हो गया, तो महाराजा की फ़ोर्सेस ने उसको गिरफ्तार किया। लोगों में एक तरफ की नई जागरूकता आ गई, कोई शख्स इस माहौल में इतने ज़ुल्म के और डर के माहौल में बाहर का आदमी बोलता है, तो लोगों की हमदर्दियाँ हो गई उनके साथ। जब उनको कोर्ट में ले जाया गया, तो लोग इतने उमड़ के आ गए, अदालत में ले जाया गया कि वो अदालत में नहीं ले जा सके। तो क्या हुआ कि फैसला ये किया गया कि इनकी जो पीशी लगेगी वो सेंट्रल जेल में ही लगेगी। तो लोग सेंट्रल जेल के बाहर जमा हो गए। तो ये 13 जुलाई सन 1931 की बात है, जब सारा श्रीनगर, सारा जो जितने भी ज़िले हैं वहाँ से लोग आके वहाँ जमा हो गए, तो महाराजा के फ़ोर्सेस ने, पुलिस ने उन पर गोलियाँ चला दी। तो वहाँ पे जो लोग मर गए, जिन्हें यहाँ हम शहीद के नाम से पुकारते हैं, तो उनके उस कुर्बानी के लिए हम 13 जुलाई को यहाँ जम्मू कश्मीर में यौम-ए-शुहदा यानी कि शहीदों का दिन मनाते थे। एक तो वो छुट्टी हुआ करती थी और सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस जितने भी लोकल लीडर, कांग्रेस वगैरह, वो यहाँ पे जो इनका मज़ार है, जहाँ पे वो सारे शहीद दफ़न हैं, वहाँ पे एक वो एक यादगारी तकरीब हुआ करती थी। दूसरा 5 दिसंबर शेख अब्दुल्ला का यौम पैदाइश है, बर्थडे है। तो यहाँ पे जब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ए को मनसूख किया गया, उसके बाद ही ये दोनों छुट्टियाँ मनसूख की गई। जिसके साथ मैं शेख अब्दुल्ला की यौम पैदाइश की बात नहीं करूँगा, लेकिन 13 जुलाई की बात करूँगा कि यहाँ के लोगों के जज़्बात उस दिन के साथ वाबस्ता हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब जब 10 साल के बाद यहाँ पे फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आ गई, तो उसके बाद उन लोगों ने फिर से इन चीज़ों को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि इतना ही नहीं, शेख अब्दुल्ला के नाम से जितनी भी और भी चीज़ें थी यहाँ पे बनी हुई, तो उनका भी नाम बदलने की कोशिश की गई और शायद किया भी गया। तो ये तो रहा उसके तनाज़ुर में जो आपने कहा कि यहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है या शेख अब्दुल्ला की बात की आपने, यू हेट हिम और यू लव हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम।
कि उसकी वजह से अगर आज हम इंडिया के साथ हमारा जो अर्स्टवाइल स्टेट है, इंडिया की एक मतलब टेरिटरी में शामिल है, उसमें शेख अब्दुल्ला का 90% रोल है, महाराजा का 10% रोल है। ये अ, भुलाया नहीं जा सकता है। आप भी मतलब जो उनके दुश्मन हैं या क्रिटिक हैं, वो भी नहीं इस चीज़ को डिनाई कर सकते हैं या उनको अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम मुल्की सतह पे देखते हैं कि गांधी जी को हिस्ट्री से मिटाने के लिए कितनी कोशिशें की जाती हैं। लेकिन गांधी जी लोगों के दिलों में रहते हैं और उनको भुलाया नहीं जा सकता है। अगर मेरा भी नुक्ता-ए-नज़र शेख अब्दुल्ला से या पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं, वो कभी भुलाए नहीं जा सकते और सबसे बड़ा काम जो है उनका, वो है लैंड टू द टिलर जिसको आप एग्रेरियन रिफॉर्म्स कहते हैं। जम्मू कश्मीर वाज़ द फर्स्ट स्टेट व्हिच प्रमोटेड और व्हिच इनिशिएटेड द लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जिसके हिसाब से जो काश्तकार किसी की ज़मीन पे खेती-बाड़ी करता था और गुलामों की ज़िंदगी बसर करता था और उस काश्त पे उसका कोई हक नहीं होता था, चंद सिक्कों के एवज़ न सिर्फ उसको ज़मीनों में काम करना पड़ता था, बल्कि जागीरदारों या ज़मींदारों की टट्टियाँ तक साफ करनी पड़ती थी। तो that was Sheikh Abdullah's initiative. The land was given over to टिलर्स और उसकी जो पेमेंट है, 1 कनाल होता है 5,660 स्क्वायर फीट, सिर्फ ₹500 जिसकी आज करोड़ों में कीमत है। ₹500 में उनको भरने पड़े, लेवी जिसको बोलते थे, वो भर दिया और वो ज़मीनें उनकी हो गईं और एक नई एक सोशल सतह पे एक नई इनकलाबी तब्दीली आ गई यहाँ पे। जो डाउन टाउन थे, उनके हाथ में एक तरह की डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट आ गई, जो अ, शायद शेख खुदा की दुश्मन बन गई है जब उनको सन 53 में गिरफ्तार किया गया। क्योंकि इस चीज़ में जो थे यहाँ का एलीट क्लास ही ज़मींदार था, जिनके पास जागीरें थी, ज़मीनें थी और उसमें ज़्यादातर ज़मीनें कश्मीरी पंडितों की गईं, जिनके हाथ में आपको याद होगा एक नाम हुआ करता था डीपी धर साहब, वो काफ़ी करीब थे नेहरू के और इस तरह के पावरफुल लोग थे, जिन्होंने उस वक़्त शेख अब्दुल्ला की इस चीज़ को भाँप के कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस में उनको अंदर करवा लिया। एक थानेदार ने प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, किस तरह किया, क्या नहीं किया, ये भी एक हिस्ट्री है। तो ये तो हुई जम्मू कश्मीर की बात। फिर हम आते हैं बँटवारे पे और जम्मू कश्मीर का जो हिस्ट्री है बँटवारे के तनाज़ुर में, उसमें ये है कि जो रियासतें थीं, जिनमें रजवाड़े थे, उनसे ये कहा गया था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ व्हाटएवर वी कॉल और द सिस्टम ऑफ व्हिच वाज़ इवॉल्व्ड फॉर द पार्टीशन दैट जो भी रजवाड़े हैं, वो अगर चाहें तो भारत के साथ इल्हाक कर सकते हैं या पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर सकते हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाहें, तो रह सकते हैं। तो 500 कुछ रियासतें एग्ज़ैक्टली 500 के ऊपर ऐसी कुछ रियासतें थी। उनमें सिर्फ 3 रह गईं, एक था हैदराबाद, एक था जम्मू कश्मीर और एक था जूनागढ़। हैदराबाद और जूनागढ़ के नवाब दोनों निज़ाम और नवाब दोनों मुसलमान थे और उनकी टेंडेंसी पाकिस्तान की तरफ थी, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर हैदराबाद पे पुलिस एक्शन हुई और नवाब ऑफ जूनागढ़ भाग के कराची पहुंच गया। ये दोनों जगहों पे चढ़ाई हो गई और इनको महाराजा की मतलब वो नेचुरली चाहते थे मुसलमान होने के नाते कि पाकिस्तान के साथ जाएं, लेकिन वहां पे वो रूल अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ का जो हमारा महाराजा हरी सिंह था, वो अभी सोच ही रहा था और अभी ये तय नहीं कर पा रहा था क्या करने और ज़्यादा क्या करना है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की यही राय है कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे और पाकिस्तान के साथ उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया कि जो हालात हैं, जिसको हम स्टेटस को कहते हैं और इंडिया के साथ उनकी मतलब कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन जो हमारे शेख अब्दुल्ला थे, उनकी नेहरू से काफ़ी करीबी वाबस्तगी थी और जिन्ना को ये बात बुरी तरह खटक रही थी। इतना ही नहीं, जिन्ना कई बार यहाँ आए और एक बार शेख अब्दुल्ला के कारकुनों ने उनको जूते की माला पहनवाई। जूते की माला डाली गई जिन्ना को। तो जिन्ना वाज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही अंडरस्टूड कि शेख अब्दुल्ला इज़ द लीडर ऑफ द मासेस एंड ही इज़ नॉट विद अस। तो यही वजह बन गई कि उन्होंने पठानों की सूरत में जो उधर ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स को यहाँ भेज दिया। जो ट्राइबल्स आखिरकार श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर पहुंचने के दौरान उसने क्या-क्या कारनामे किए, वो भी ढकी-छुपी बात नहीं है। मतलब बारामुल्ला में उन्होंने लूटमार की और ज़्यादातर लोग लूटमार में लगे रहे इधर और ऐसे में
महाराजा हरि सिंह यहाँ से जम्मू भाग गए और उन्होंने जो हमारी होम मिनिस्ट्री है दिल्ली में, उनके साथ उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। तो दिल्ली वालों ने कहा कि हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते तब तक जब तक आप हमारे साथ एक्सेशन नहीं करेंगे। तो वहां भी कुछ ऐसे हालात बने कि शेख अब्दुल्ला को वो चीजें मनूवर करने के लिए उनको इन्वॉल्व करना पड़ा, और जो जी एक्सेशन है वो टेम्परेरी बेसिस पे हुआ, आरजी इल्हाक जिसको हम यहाँ उर्दू में कहते हैं, यहाँ हमारी हिस्ट्री में ऐसे दर्ज है। तो आरजी इल्हाक के बाद 27 अक्टूबर सन 1947 को जो भारत की अफवाज हैं, फोर्सेस हैं, वो यहाँ के बटमालू इलाके में टुट्टू ग्राउंड में उतर गई और उन्होंने श्रीनगर से उनको खदेड़ दिया, कबायलियों को। उसके बाद ज- पाकिस्तान की जो नॉर्मल फोर्सेस हैं वो उनके साथ मिल गई और उड़ी के मुकाम पे, जिसको अब एलओसी कहते थे, पहले तो जंगबंदी लाइन कहते थे, अब लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, सीज फायर लाइन कहते थे, और शिमला एग्रीमेंट के बाद उसका नाम एलओसी पड़ गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये जगह पे फिर एक समझौता हो गया और इस बीच में नेहरू यूनाइटेड नेशन के पास चले गए। यूनाइटेड नेशंस में ये फैसला हुआ कि कश्मीर डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट पाकिस्तान विल हैव टू विड्रॉ इट्स फोर्सेस फ्रॉम द ऑक्यूपाइड लैंड, जिसको हम पीओके कहते हैं, एंड देन इंडिया विल टेक ओवर, इंडिया विल सेंड इट्स फोर्सेस इनटू दैट एरिया एंड द प्लेबिसिट विल बी डन। एक लोगों से राय पूछी जाएगी, रायशुमारी कहते हैं यहाँ पे, रेफरेंडम जिसको आप आसान जुबान में कह सकते हैं। और रेफरेंडम की जब बात हुई तो नेहरू इज ऑन रिकॉर्ड कि लाल चौक में उन्होंने तकरीर में कहा कि शेख अब्दुल्ला के इस बात के जवाब में कि मन तू शुदी तू मन शुदन, मन जान शुदी तू तन शुदन, बाअज़्न दीगर, बाअज़्न दीगर, मतलब ये कोई कहे तू दीगरम मैं दीगरे, तू अलग है मैं अलग हूं, मैं जान हूं तू जी तन है, तू तन है तू जान है। तो उसके बाद नेहरू जी ने उसके जवाब में ये कहा कि अगर कश्मीर के लोगों का हक है रायशुमारी, और अगर उस रायशुमारी के नतीजे में वो पाकिस्तान को चुने तो मेरे लिए बड़े दुख की बात होगी, लेकिन मैं दुखी दिल के साथ इस बात को मंजूर करूंगा, लोगों की राय का एहतराम करूंगा। और ये तो मैं उसके तनाजुर में आपको ये बात कहूंगा कि शेख अब्दुल्ला जब प्राइम मिनिस्टर भी बने तब जी तक क्या क्या जी डेवलपमेंट्स हुई, और उसके बाद ये यूनाइटेड नेशंस में मसला चला गया। जी और जब हम आज की बात करते हैं कि हमारी जो पॉलिसी शिमला एग्रीमेंट के बाद बदल गई जम्मू कश्मीर के हिसाब से, हमारी जो पॉलिसी है वो ये है कि अगर कोई तनाज़ा है, रेफरेंडम की तो बात ही नहीं है, अगर कोई तनाज़ा है, हमारा जो हिस्सा है पीओके वो पाकिस्तान के पास नाजायज तरीके से है, और उसमें हमारी ये जवाजियत है, हमारी ये दलील है कि यूएन रेजोल्यूशंस के हिसाब से भी पाकिस्तान को वो इलाका खाली करना है। और हम जी कहते हैं कि अगर कोई मसला इसके दरमियान बचा हुआ है, वो ये बचा हुआ है कि पाकिस्तान को इलाका हमको वापस करना, वो हमारा इलाका है। लेकिन उसके बावजूद भी 83 हमारे पास 1,10,000 के करीब स्क्वायर किलोमीटर के करीब जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, 83 लाख मुरब्बा किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और 37,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना के कब्जे में है। तो ये मसला जो है ये इतना सादा और इतना ये नहीं है, सरल नहीं है, और ये मसले का हल जो है वो उसी हिसाब में निकल सकता है जिस हिसाब से आप लोगों की राय, उस पार के लोगों की राय, इस पार के लोगों की राय को जान के ही इस चीज को किसी जगह पहुंच के हल किया जा सकता है, जो कि अभी तक हमारी पॉलिसी थी 2019 से जी पहले। ठीक है वो इसलिए ठीक मैं है कह रहा हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री, हमारी जो हुकूमतें थी कश्मीर में बात करती थी, कश्मीर के बारे में बात होती थी, उसके बाद एकदम से, हालांकि हमारा उस वक्त भी ये दावा था कि आपके पास हमारा हिस्सा है, लेकिन बातें हुआ करती थी, टेबल पे लोग आया करते थे। मुशर्रफ की मैं बात करूंगा, वहां पे क्या मुशर्रफ भी कश्मीर के बारे में बात करने आया था, अपनी वो मुशर्रफ ज, फार्मूला दी थी उसने। ज, ज, आज के जलील तनाजुर साहब में आप थोड़ा नहीं, जलील साहब एक आप मिनट थोड़ा जी जी मैं अपनी बात जी खत्म करूंगा। जो जयशंकर जी ने कहा, आप अगर उस बयान को पूरी तरह देखेंगे, उन्होंने अगरचे वही लाइन पकड़ ली है कि हमारा मसला वही है कि मसला हल करने का जो है वो पीएक्यू की वापसी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि इस बात का एक वजूद है, एक तनाजा है। तो जयशंकर की बात में भी इस चीज का जिक्र आता है कि जम्मू कश्मीर का मसला किसी न किसी तरीके से जिंदा है, चाहे हमारा उस पे क्या कहना है, हमारा उसमें क्या रोल है, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने इस बात को, जो लेटर पार्ट ऑफ इस स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। जी। जी जी